गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 7 हिंदी के पहले भाग में हमने देखा यहाँ पे मुरली वाला तरह तरह की मुरलियाँ लेकर आया था और वह सभी बच्चों को मुरली देकर आगे बढ़ जाता है। उसके बाद आगे है भाग 3 में कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाली की सारी बातें क्या करती, सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। उसके दिमाग में यह बात आई कि इससे पहले भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला आज तक पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है और वह अपना सामान भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। रोहिणी के दिमाग में यह बात आई कि यह भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। तो यहाँ पे समय समय की बात है, जो बेचारा इस तरह से मारा मारा फिरता है, क्योंकि पेट का सवाल है। पेट के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर, इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। और इसी समय मूल्य क्षीण स्वर यानी कमजोर या निर्बल, कमजोर स्वर दूसरे निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। और रोहिणी अपने मन ही मन में कहने लगी कि इसका स्वर कैसा मीठा है। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्ति बातें याद आती रही। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वह स्नेह सिक्ति यानी प्रेम में डूबी हुई बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, और महीने के महीने आए और चले गए। फिर मुरली वाला न आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई, और धीरे धीरे भी उसकी स्मृति यानी यादें भी क्या हो गई, क्षीण कमजोर हो गई। चौथे भाग में 8 मास बाद यानी 8 महीने बाद सर्दी के दिन थे, जाड़ों के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। जाड़ों के दिन थे, रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर, आजानुलंबित का अर्थ है घुटनों तक लंबे, केश राशि यानी बालों का समूह सुखा रही, अपनी बालों को सुखा रही थी जो कि घुटनों तक लंबे थे। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और इस बार उसे नीचे की गली में क्या सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। उस मिठाई वाले का स्वर उसके लिए क्या था, परिचित था, जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई, और तुरंत रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। उस समय उसके पति कहाँ थे, मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। कौन थी, उनकी बूढ़ी दादी घर पर थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। और रोहिणी दादी से यह बोली कि दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ, जरा इसे कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। मैं उधर कैसे आऊं, आप इसे चलकर एक कमरे में ठहराओ। मैं वहाँ कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक यानी घूंघट या चिक, यहाँ पे पर्दा, एक चिक का अर्थ पर्दा भी होता है, पर्दा की ओट में
बैठी रहूँगी। आप इसे कमरे में ले जाओ, मैं भी एक पर्दे की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। और दादी उठकर कमरे में आकर बोली, अरे मिठाई वाले जरा इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया और वो मिठाई वाला नज़दीक आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? वह बोला, कितनी मिठाई दूँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी। यह नई तरह की कैसी हैं? रंग बिरंगी मिठाइयाँ हैं। कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, जायकेदार हैं, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं और बहुत देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, आसानी से नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। बच्चे जो हैं बड़ी रुचि से इसको चूसते हैं या खाते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं और यह खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं, पैसे की सोल देता हूँ। पूछ रहा है कि कितनी दूं? यह चपटी हैं, गोल हैं, पहलदार हैं। पहलदार का अर्थ है जिसके चारों ओर अलग अलग सतहें होती हैं। एक पैसे की कितनी देता हूँ? 16 देता हूँ। यह बात मिठाई वाला दादी से कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। तो दादी कह रही हैं कि 16 तो बहुत कम होती हैं, 25 तो देते कम से कम। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता। मिठाई वाला बोला, दादी अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। अब मैं इससे अधिक तो मैं नहीं दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी और रोहिणी वहाँ पे दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। और रोहिणी बोली, दादी फिर भी यह काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा और इतने में वह मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। दादी बोल रही, तो 4 पैसे की दे दो। अच्छा 25 नहीं तो 20 ही दो, क्योंकि मैं अब बूढ़ी हूँ और मुझे ज़्यादा मोल भाव करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली और दादी के पोपले पिचके हुए मुंह से जरा सी मुस्कुराहट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। तो रोहिणी दादी से कह रही है कि दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? पहले भी कभी आए थे या पहली बार आए हो? तुम यहाँ के निवासी तो नहीं लगते। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया। दादी इसको दोबारा बोलती तो उससे पहले ही मिठाई वाले ने उत्तर दिया कि पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। कि मैं यहाँ पहली बार ही नहीं बल्कि पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पर्दे की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर? यानी रोहिणी पूछ रही है कि पहले भी यही मिठाई लेकर आए थे या कोई और चीज़ लेकर तुम यहाँ आए थे? मिठाई वाला हर्ष, खुशी, संशय, और संशय का अर्थ है यहाँ पे कि मन में एक शंका,
संशय, शंका, मिठाई वाला हर्ष, शंका और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला। विस्मय आदि का अर्थ होता है हैरानी से युक्त भावों से डूबकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। इससे पहले मैं क्या लेकर आया था? मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर होती और रोहिणी का अनुमान बिल्कुल सही निकला। वह अब उससे और कुछ भी बातें जानने के लिए या पूछने के लिए बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह पूछ रही है कि जो तुम ये व्यवसाय कर रहे हो, इन व्यवसायों से तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। वह बोला कि मिलता तो क्या है भला, बस यही है कि खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, संतोष का अर्थ है यहाँ पे प्रसन्नता, खुशी, धीरज, धैर्य और कभी कभी असीम, असीम यानी बेहद सुख जरूर मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। मुझे इन चीज़ों को बेचकर संतोष, धीरज और कभी कभी अपार बेहद सुख मिलता है और यही मैं चाहता भी हूँ। यह बात मिठाई वाला रोहिणी से बोल रहा है। सो कैसे, वह भी बताओ, यानी वो भला कैसे, यह बात भी बताओ, रोहिणी मिठाई वाले से पूछ रही है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? मिठाई वाला कह रहा है कि अब बेकार ही उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, इन बातों को आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। और मिठाई वाला कह रहा है कि उन बातों को सुनकर आपको क्या होगा? दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। जब तुमने इतना बता ही दिया है तो ये भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ यह बात जानने के लिए, तुम्हारा हर्जा न होगा, तुम्हारा हर्जा नहीं होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, मैं तुमसे और भी मिठाइयाँ ले लूँगी। अतिशय गंभीरता, अतिशय का अर्थ बहुत अधिक गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। उस मिठाई वाले ने कहा कि मैं भी अपने नगर का क्या था? एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का अर्थ है एक सम्मानित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। व्यवसाय था, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, मेरी पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। वह मेरा क्या था? एक सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था और मेरे पास अपार संपत्ति थी। भीतर सांसारिक सुख था और भीतर क्या था? सांसारिक सुख मेरे पास मौजूद था। स्त्री सुंदर थी, मेरी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, मेरी प्राण थी, मेरे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, और मेरे जो बच्चे थे वो इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव, सजीव मतलब जिनमें जान होती है, ऐसे वह मेरे बच्चे थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। उनकी जो अटखेलियाँ होती थी उनके मारे मेरे घर में असमय शोरगुल मचा रहता था। समय की गति विधाता की लीला, लेकिन समय की गति को कोई नहीं जानता और विधाता की लीला को कोई नहीं पहचानता। अब कोई नहीं है दादी, अब मेरे घर में कोई नहीं है दादी। प्राण निकाले नहीं निकले, मैंने अपने प्राण देने की कोशिश की लेकिन प्राण नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। इसलिए मैं अब क्या करता हूँ? अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, लेकिन वो होंगे तो अंत में यहीं कहीं होंगे। आखिर कहीं न कहीं जन्मे होंगे, कहीं न कहीं उनका जन्म हुआ होगा। उस तरह
रहता घुल घुल कर मरता। अगर उसी तरह से रहता तो घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं जो इस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, सुख संतोष के साथ ही मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। और इस तरह का जो मैं जीवन अपना यापन कर रहा हूँ, गुजार रहा हूँ, कभी कभी मुझे अपने बच्चों की एक झलक उनमें मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो इन्हीं बच्चों में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी है, मेरे पास आखिर पैसों की कमी थोड़ी है। आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। मैं आपकी जो दया है उससे, आपकी दया से मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अगर जो मेरे पास नहीं है वो मैं इस तरह से पा जाता हूँ, यानी उसके पास क्या है, उसके बच्चे नहीं हैं तो उनकी कमी को वह इस तरह से पा जाता है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी ने मिठाई वाले की तरफ देखा, उसकी आंखें अब क्या है, आंसुओं से भरी हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए रोहिणी से लिपट कर, और चुन्नू मुन्नू आ गए और वह रोहिणी से लिपट गए। उसका आंचल पकड़कर बोले अम्मा मिठाई, और वह उसका आंचल पकड़कर बोले कि अम्मा हमें मिठाई खानी है, मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। मिठाई वाले ने कहा कि मुझसे ले लो, और कागज की 2 पुड़ियाँ निकाली और उसमें मिठाइयाँ भरी, और उस मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को वह मिठाई दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए, और रोहिणी ने क्या किया, भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा अब इस बार ये पैसे न लूँगा, और मिठाई वाले ने कहा कि इस बार अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा। दादी बोली अरे अरे न न, अपने पैसे ले जा भाई। और दादी ने कहा भाई अपने पैसे लेकर जा। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। और जैसे वो आगे बढ़ा तो फिर प्रकार उसी मादक और मृदुल स्वर में, मादक नशीलेपन का स्वर, मृदुल, मादक मृदुल का अर्थ है नशीलेपन के स्वर में वह आगे बढ़ा और बोला कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। यानी यहाँ पर मिठाई वाला उन बच्चों में क्या देखता था, जो वहाँ खिलौने बेचने आता था जिन बच्चों को, उनमें अपने बच्चों को ढूंढता था और अपने लिए खुशियाँ उनमें ढूंढता था। तो यह कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ें तो पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए फेरी वालों की आवाज़ें, केवल पढ़ने के लिए। तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि दिल्ली के फेरी वालों की एक बड़ी विशेषता यह थी कि अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ और अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी गाकर बेचते थे। जो दिल्ली के जो फेरी वालों की विशेषता है वो अपने सौदे को एक बड़ी लच्छेदार आवाज़ में, अक्सर सुरीले स्वर में और कभी कभी गाकर बेचते थे। किसी साहित्यकार ने सच लिखा है कि दिल्ली के बाजारों कूचों में फेरी वालों की आवाज़ सुनकर ऐसे लगता था कि इस्फहान के शायर चौक में गज़ल पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक जगह होगी, वहाँ पे ऐसा लगता है कि यह जो फेरी वाले हैं वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, गज़ल पढ़ रहे हैं। दिल्ली के बारे में यह भी मशहूर था कि यहाँ हर आदमी, चाहे वह पढ़ा लिखा था या नहीं, कलापूर्ण रुचि और संवेदनशीलता रखता था। दिल्ली के बारे में यह मशहूर कहावत है कि चाहे वहाँ आदमी पढ़ा लिखा हो या न हो, लेकिन वह कलापूर्ण रुचि, उसके पास कला से पूर्ण रुचि और संवेदनशीलता, काफ़ी धैर्य उसके अंदर होता था, रखता था। फेरी वाले जो भी आवाज़ लगाते वह आमतौर पर उनका अपना आविष्कार होता या
अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ जोड़ देते। फेरी वाले जो आवाज़ें लगाते उसमें आमतौर पे उनका अपना ही आविष्कार होता, उसमें वह खुद ही उसका आविष्कार करते थे कि उनको कैसे आवाज़ें लगानी है, या अगर किसी और का भी होता तो उसमें अपनी तरफ से कुछ न कुछ वह ज़रूर जोड़ देते थे। लेकिन जो कुछ भी कहते गागर में सागर भर देते और सुनने वालों को बड़ा आनंद आ जाता। लेकिन जो कुछ भी इसमें जोड़ते तो गागर में सागर, यह भी एक कहावत है, एक मुहावरा है, और सुनने वालों को इस पर क्या आता, बड़ा आनंद आता। आदमी को अगर चीज न भी लेनी होती तो फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती। अगर आदमी को कोई चीज़ ना भी लेनी हो तो फेरी वाले की आवाज़ सुनकर उसे रस आने लगता और उसे खरीदने की इच्छा उसके मन में पैदा हो जाती थी। फेरी वालों का गाकर अपने सौदे को बेचने का रिवाज मुगलों के ज़माने में शाहजहां के काल से शुरू हुआ। यह फेरी वालों में यह जो गाकर जो अपने सौदे को बेचने का जो रिवाज था वो मुगलों के ज़माने में, मुगल जिस समय भारत में आए थे तो उस समय शाहजहां के काल से शुरू हुआ था। शाहजहां की इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी शाहजहानाबाद में अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें। शाहजहां की यह इच्छा थी कि फेरी वाले उसकी नई राजधानी कहाँ थी, शाहजहानाबाद में थी, और अपनी चीज़ों को साफ और ऊंची आवाज़ में बेचें ताकि घर की औरतें अपने घरों की ड्योढ़ी पर ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकें और फेरी वाले तथा राह चलते लोग उन्हें न देख सकें। गर्मियों में आम, खरबूजे, ककड़ी, तरबूज वगैरह की बहार होती। आम वाला चिल्लाता अपनी अपनी भाषा में, केराने का लड्डुआ, सरौली की बहार, लड्डू हैं पाल के लड्डू, बासी पराठे के संग खा लो, रस के घड़े हैं यह चूसने वाले। ऐसे वह चिल्लाता। खरबूजे वाला लहक लहक कर गाता और सबसे बाजी ले जाता। नन्हे के अब्बा चक्कू लाना चक्के लेना, सच्ची कहना फीके या मीठे। ऐसे वह खरबूजे जब बेचता था तो ऐसे वह गाता था। बीच में कोई शकरकंद वाला बोल उठता, बिन कढ़ाई का हलवा शकरकंदी। और ककड़ियों वाला ककड़ियों को पानी से तर करता रहता और चिल्लाता, लैला की उंगलियां मजनू की पसलियां तैर कर आई हैं बहते दरियाओं में। इस तरह से वह ककड़ियों को जब बेचता तो इस तरह से वह चिल्लाता। तो यह महेश्वर दयाल की एक पुस्तक है, दिल्ली जो एक शहर है, उससे यह लिया गया है। तो आज के इस भाग में हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला पाठ होगा पाठ 6, रक्त और हमारा शरीर। इसको हम आपको अगले भाग में पढ़ाएंगे।